दोस्तों अभी अभी आर्नोल्ड क्लासिक का इवेंट कंप्लीट होकर चुका है जो 2018 कोलंबस ओहायो में था। और उसमें हमने देखा कि तमाम जितने भी सारे बॉडी बिल्डर्स आज तक के थे 30 साल के करियर में, जितने भी आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियंस थे, सबको हमने देखा। और हमने ये देखा है कि 90s के बॉडी बिल्डर्स में, यानी पुराने बॉडी बिल्डर्स में और आज के बॉडी बिल्डर्स में कितना फ़र्क आ चुका है। तो उसी से मेरे माइंड में आइडिया आया क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि क्या फ़र्क था 90s के बॉडी बिल्डर्स में और आज के बॉडी बिल्डर्स में। इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो है, बिल्डर्स फ्रॉम 90s वर्सेस नाउ। डिफरेंस क्या है? देखिए, कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है और कुछ ऐसे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ उसमें, और पहला डिफरेंस है कंडीशनिंग का। तो कंडीशनिंग ऐसी चीज़ है जो कि आजकल की बॉडी बिल्डिंग के अंदर या आजकल के बॉडी बिल्डर्स के अंदर लैक कर रही है। और ये बस सारे बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं, ना सिर्फ 90s के बल्कि 70s या 80s के भी, कि आजकल की बॉडी बिल्डर्स में उतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, मसल्स डेफिनेशन नहीं है, कंडीशनिंग उतनी नहीं है और उतने ज़्यादा श्रेडिड नहीं हो पाते जितने कि 90s के एरा के बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे या पुराने एरा के बॉडी बिल्डर्स होते थे। बावजूद इसके कि आजकल हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है, भले ही आप ड्रग्स की बात कर लीजिए, भले आप सप्लीमेंट्स की बात कर लीजिए, सारी फैसिलिटीज़ की बात कर लीजिए, पर आजकल के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा वाटर कैरी करते हैं या फिर ज़्यादा फैट कैरी करते हैं और ब्लोटेड दिखाई देते हैं स्टेज के ऊपर, और उतनी ज़्यादा वेल डिफाइंड उनकी मसल्स नहीं होती। इसी वजह से बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा हार्ड एंड ग्रेनी लुक अपनी फिजिक के अंदर नहीं ला पाते। डोरी नेट्स ये बात बोलते हैं कि जैसे आजकल के बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर दिखते हैं उस तरह से मैं कंपटीशन से 15 दिन पहले दिखा करता था। तो ये अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंडीशनिंग अब किस तरह से सफ़र कर रही है आजकल के बॉडी बिल्डर्स के बीच में। तो सेकंड पॉइंट इसके बाद आता है गट, यानी पेट का बाहर निकल आना। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि आजकल के सारे बॉडी बिल्डर्स, और सारे मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर ओलंपिया के जो टॉप कंटेंडर्स हैं, यानी टॉप 6 या टॉप 5 आप मान लीजिए, अगर उनके अंदर गट ना हो तो लगता ही नहीं कि वो मेंस ओपन डिवीज़न की बॉडी बिल्डर्स हैं। ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि गट तो हर एक बॉडी बिल्डर के अंदर आजकल है और टॉप 6 टॉप 7 कंटेंडर्स में गट होता ही होता है। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले अगर मैं बात करूँ फ्लेक्स व्हीलर की या केविन लेब्रोनी की या फिर शॉन रे की, इनफैक्ट रोनी कोलमैन 1997 तक रोनी कोलमैन का एकदम टाइट मिड सेक्शन था, कमर वगैरह उनकी काफ़ी पतली हुआ करती थी। रोनी बताते हैं उनकी 29 इंच की वेस्ट होती थी 1997 तक। तो गट वगैरह ऐसा नहीं है कि पहले के बॉडी बिल्डर्स में नहीं होता था। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करी थी डोरी नेट्स में। डोरी नेट्स का सबसे पहले ब्लॉकी मिड सेक्शन देखा गया था, उसके बाद फिर नेसर एल्सन बार्टी में भी देखा गया था और धीरे धीरे करके रोनी कोलमैन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ पाई गई। तो गट होता था पहले के बॉडी बिल्डर्स में, लेकिन इतना नहीं होता था। आजकल तो हर एक बॉडी बिल्डर में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, पेट बाहर निकल आता है और अपने मिड सेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न इसका है इंसुलिन यूजेज। आजकल के बॉडी बिल्डर्स के बीच में इंसुलिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है। अब इंसुलिन पहले के बॉडी बिल्डर्स यूज़ करा करते थे। मैं आपको बताऊं कि डोरी नेट्स बताते हैं कि 96 और 97 के कंपटीशन के लिए उन्होंने इंसुलिन का यूज़ करा था, जहाँ तक कि 95 में भी करते थे। तो उस वजह से वो कहते थे कि मेरे अंदर साइज़ में तो मेरे इंक्रीमेंट आ गया था, लेकिन मेरी कंडीशन लैक कर रही थी, मेरी कंडीशन सफ़र कर रही थी। केविन लेब्रोनी बताते हैं कि 97 के आर्नोल्ड क्लासिक की प्रिपरेशन में उन्होंने इंसुलिन का यूज़ करा था, जिसकी वजह से उनकी 7th पोजीशन आई आर्नोल्ड क्लासिक इवेंट में, जबकि 96 में वही केविन लेब्रोनी फर्स्ट आए थे। तो पहले इंसुलिन का यूज़ करा करते थे बॉडी बिल्डर्स, पर बहुत कम करते थे और उसको अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता था। जबकि आजकल इंसुलिन मेन स्ट्रीम में आ गया है बॉडी बिल्डिंग के अंदर और इसी वजह से कंडीशन भी सफ़र करती है। तो ये प्रॉब्लम है गट निकलने की कि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का मिला जुला असर देखने को मिलता है बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, जिस वजह से वो अपने मिड सेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते और पेट बाहर निकल आता है। तो इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, जो कि है साइज़ का फैक्टर। साइज़ फैक्टर, साइज़ आजकल के बॉडी बिल्डर्स में ज़्यादा है या पहले के बॉडी बिल्डर्स में ज़्यादा हुआ करता था, इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा विवाद है। एक तरह से मैं आपको बताऊँ, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा साइज़ लेकर आया करते थे, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में। तो देखिए, अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो पहले के बॉडी बिल्डर्स भी बहुत ज़्यादा साइज़ लेकर आया करते थे, पर अगर मैं वेट की बात करूँ तो आजकल के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा वेट लेकर आते हैं स्टेज के ऊपर, ज़्यादा वेट कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोनी कोलमैन और बिग रैमी की बात करते हैं। सबसे पहले रोनी कोलमैन भी साइज मॉन्स्टर थे, मास मॉन्स्टर थे, बिग रैमी को भी मास मॉन्स्टर माना जाता है, पर साइज़ किसका ज़्यादा था, रोनी कोलमैन का या बिग रैमी का? आई थिंक रोनी कोलमैन। सब लोग यही बोलेंगे, रोनी का साइज़, आर्म साइज़ भी ज़्यादा था, उनका चेस्ट साइज़ भी ज़्यादा था, उनके लेग्स भी ज़्यादा बड़े थे बिग रैमी से। लेकिन वेट कितना था रोनी का? जब वो 98 में ओलंपिया चैंपियन बने थे तो सिर्फ 250 पाउंड के थे रोनी कोलमैन। 1999 में वो 257 LBS के थे और कितने बड़े लग रहे थे 99 के मिस्टर ओलंपिया में। 2003 के अंदर जब रोनी कोलमैन किसी को अपने आगे टिकने नहीं दे रहे थे और सबसे बड़े थे वो अपने करियर के अंदर, उस टाइम पे भी रोनी कोलमैन का वजन 287 पाउंड्स का बताया जाता है।
जबकि बिग रैमी अपना सबसे ज़्यादा वजन लेकर आए हैं 315 LBS का ओलंपिया स्टेज, जब वो 2015 के मिस्टर ओलंपिया पे उतरे थे। तो वेट ज़्यादा है रैमी का, लेकिन साइज़ वाइज रोनी कोलमन ज़्यादा थी। अब अगर हम कंपेयर करें मार्कस रूल का बिग रैमी से, तो बिग रैमी देखिए बड़े बहुत है साइज़ में, पर मार्कस रूल कुछ अलग ही लगते थे। और 2000 में या 2001 के कॉम्पिटिशन्स में मार्कस रूल का साइज़ कुछ ज़्यादा ही हुआ करता था। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूँ मार्कस और बिग रैमी के बीच में, तो फिर वेट बिग रैमी का ही ज़्यादा है। ऐसे ही डेलस मकारवर का 2017 में कहा गया था कि उनका वेट 300 LBS से भी ऊपर चला गया था। तो आप डेलस मकारवर को कंपेयर कर लीजिए, भले ही मार्कस रूल से या रोनी कोलमन से या फिर पॉल डिलेट से, किसी भी बड़े बॉडी बिल्डर से। तो आजकल के बॉडी बिल्डर्स वेट ज़्यादा कैरी करते हैं, ये ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं छोटे बॉडी बिल्डर्स की बात करूँ, जो स्मॉल फ्रेम के बॉडी बिल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल फिल हीथ हो गए, डेक्स्टर जैक्सन हो गए, या फिर विलियम बोनेक हो गए, ये लोग ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं। इनके लिए मुझे कहना पड़ेगा, ये लोग ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं। और अगर मैं शॉन रे से इनका कंपेयर करूँ, फॉर एग्जांपल शॉन रे का कंपेयर मैं विलियम बोनेक से करूँ, या शॉन रे का कंपेयर मैं फिल हीथ से करूँ, तो डेफिनेटली विलियम बोनेक या फिर फिल हीथ में ज़्यादा मसल मास है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रोली विंकलर की, 5 फीट 6 इंच का उनका फ्रेम है रोली विंकलर का, और उस हिसाब से कितना ज़्यादा मसल मास उन्होंने पुट ऑन कर रखा है। सीरियसली रोली विंकलर का मसल मास कुछ ज़्यादा ही है, और इसीलिए उनको बीस्ट कहा जाता है। रोली विंकलर अच्छे बॉडी बिल्डर्स को अपने आगे टिकने नहीं देते, अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो, और कुछ भी उनकी हाइट नहीं है। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि स्मॉल फ्रेम बॉडी बिल्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा अपना साइज़ इंक्रीज़ करा है। बड़े साइज़ के बॉडी बिल्डर्स क्या है ना कि पहले ज़्यादा हुआ करते थे, जैसे बड़े साइज़ के बॉडी बिल्डर्स जो भी मार्कस रूल हो गए, या रोनी कोलमैन हो गए, मैसेल संबाटी, पॉल डिलेट हो गए। आजकल क्या है कि आजकल बड़े फ्रेम में सिर्फ बिग रैमी बचे हैं, और कोई है ही नहीं। या फिर अगर मैं सेड्रिक मैकमिलन की बात करता हूँ, तो वो 6 फीट 2 इंचज़ के, और उनकी इतना ज़्यादा उनके अंदर मसल मास नहीं है। तो हर तरह के लोग हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो इसमें आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप लोग इस चीज़ में क्या मानते हैं, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। एक और मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा, जब डोरी नेट्स 1993 में उतरे थे, तो उनका वजन 257 LBS का था, और उनको मास मॉन्स्टर माना गया था। सबसे पहले मास मॉन्स्टर माने जाने वाले बॉडी बिल्डर डोरी नेट्स थे। और आज 257 LBS का वेट तो बहुत नॉर्मल है, कोई भी अगर 257 LBS पे आएगा तो उसको मास मॉन्स्टर तो नहीं माना जाएगा। तो डेफिनेटली वो एक स्टार्टिंग करी थी डोरियन ने, और इस चीज़ को आगे तक लेकर गए रोनी कोलमैन, जो 287 या 296 LBS तक अपना वजन लेकर गए थे। तो दोस्तों 296 LBS बहुत ज़्यादा होता है, और मास मॉन्स्टर का ये एक लेवल है, ये पहले ही सेट हो चुका था। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले भी मास मॉन्स्टर हुआ करते थे, और पहले बड़े साइज़ के बड़े स्ट्रक्चर के बॉडी बिल्डर ज़्यादा देखने को मिलते थे। आजकल स्मॉल फ्रेम बॉडी बिल्डर ज़्यादा आने लग गए हैं, छोटे हाइट के बॉडी बिल्डर ज़्यादा होते हैं, और वही लोग ज़्यादा मसल मास भी कैरी कर रहे हैं, ज़्यादा वेट भी कैरी कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आजकल साइज़ ज़्यादा आ गया बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो ये एक फ़र्क आ गया है, और यही मेरा पॉइंट था इस वीडियो में। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आते हैं हम शोल्डर्स के ऊपर। आपने कभी अगर गौर किया हो कि डोरी नेट्स के शोल्डर्स, या फिर शॉन रे के शोल्डर्स, या फिर रोनी कोलमैन के शोल्डर्स उतने ज़्यादा वेल राउंडेड नहीं रहे, उतने ज़्यादा राउंडेड उनके शोल्डर्स नहीं थे। उनके शोल्डर का जो रियर डेल्ट का जो हिस्सा था, पीछे का शोल्डर जो होता है, जैसे कि हम सबको पता है कि शोल्डर्स के 3 हेड्स होते हैं, और उन लोगों का पिछला हेड जो होता था वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता था, जिसकी वजह से शोल्डर्स की वो राउंडनेस नहीं आ पाती थी। तो इसमें कई सारे नाम जुड़ते हैं, जैसे डोरी नेट्स मैंने आपको बताया, शॉन रे हो गए, रोनी कोलमैन हो गए, नेसल संबाटी हो गए, पॉल डिलेट हो गए। तो इस टाइप के बॉडी बिल्डर्स थे जिनके शोल्डर्स वेल राउंडेड नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे सिर्फ 2 बॉडी बिल्डर्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे, वो थे केविन लेब्रोनी और फ्लेक्स व्हीलर, जिनके एकदम राउंडेड और बढ़िया शोल्डर्स थे। आजकल के बॉडी बिल्डर से अगर मैं इनका कंपेयर करूँ, डोरियन, नेसर या फिर शॉन रे जैसे बॉडी बिल्डर्स का, आजकल ऑलमोस्ट हर एक बॉडी बिल्डर के आपको शोल्डर्स वेल राउंडेड मिलेंगे। शोल्डर्स तो होंगे ही होंगे काफ़ी अच्छे, भले इतनी अच्छी कंडीशनिंग ना हो। तो इस चीज़ में मैं पॉइंट दूंगा आजकल के बॉडी बिल्डर्स को। दूसरा मुझे जो लगता है कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स के पास में ग्लूट्स होते हैं, श्रेडिड ग्लूट्स होते हैं, अलग से दिखते हैं। अब देखिए फ्लेक्स व्हीलर की कंडीशनिंग 93 में कितनी अच्छी मानी जाती थी, जब वो आर्नोल्ड क्लासिक विनर बने, जब उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में 2nd प्लेस लेकर आए। और फ्लेक्स के ग्लूट्स हमेशा से उतने अच्छे नहीं देखने को हमें मिले, फ्लेक्स के हमेशा से सॉफ्ट ग्लूट्स दिखते थे। और केविन लेब्रोनी भी इनिशियली ऐसी थी जब 92 में आए थे वो। ज़्यादातर पहले के बॉडी बिल्डर्स में आपको बताऊं कि इतने अच्छे ग्लूट्स वगैरह उस टाइम पे नहीं होते थे 90s के बॉडी बिल्डर्स के। आजकल ग्लूट्स ऑलमोस्ट हर एक बॉडी बिल्डर के आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स आजकल ग्लूट्स पे और शोल्डर्स पे फोकस करते हैं। तो इस चीज़ में मैं पॉइंट देना चाहूँगा आजकल के बॉडी बिल्डर्स को। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो पहले के जो बॉडी बिल्डर्स होते थे, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे जेनेटिक्स होते थे इन बॉडी बिल्डर्स के, जैसे कि शॉन रे, उसके बाद फिर केविन लेब्रोनी आए, उसके बाद फिर फ्लेक्स व्हीलर आए, और रोनी कोलमैन के बारे में तुम सबको मालूम है। फिर 99 में जाकर के डेक्स्टर जैक्सन भी आए थे,
और ना जाने कितने सारे आप लोगों के फेवरेट बॉडी बिल्डर्स जिनका मैंने नाम नहीं लिया। तो अगर आप लोग सर्च करें जेनेटिकली ब्लेस्ड बॉडी बिल्डर्स तो उनमें से ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स आपको 90s के पाएंगे, 90s के मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आजकल के बॉडी बिल्डर्स उतने ज़्यादा जेनेटिकली अच्छे नहीं लगते, जेनेटिक्स उनके उतने अच्छे नहीं लगते, बॉडी की मसल्स उतनी बढ़िया नहीं लगती। अब अगर हम यहाँ फिलीज की बात करें, आप कहें फिलीज के तो जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, तो फिली 10 साल पहले ओलंपिया में आ चुके थे, उनको 10 साल हो चुके हैं। डेक्स्टर जैक्सन एक बहुत पुराने बॉडी बिल्डर है। हाँ, बिग रैमी की जेनेटिक्स को मैं कहूँगा डेफिनेटली बिग रैमी की जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। और आजकल लेकिन इतने अच्छे मेरे को नहीं लगते बॉडी बिल्डर्स, ये मेरा अपना मानना है। आप लोग वीडियो में बताइएगा कमेंट्स में नीचे कि आप लोग क्या समझते हैं कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा जेनेटिकली ब्लेस्ड है या 90s के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा जेनेटिकली एडवांस होते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पहले के बॉडी बिल्डर्स फाइटर्स होते थे। ये थोड़ा अलग हटके पॉइंट है और आपने कभी शायद ना सुना हो। अगर आप देखें पहले के बॉडी बिल्डर्स जब इंजर्ड हो जाया करते थे कितनी जल्दी से रिकवर करते थे और रिकवरी के बाद एकदम से जैसे किसी भी शो में कदम रखते थे उस शो को जीत ही लिया करते थे। फॉर एग्जांपल डोरिन येट्स 94 में डोरिन की बाइसेप इंजरी हो गई थी, तब भी ओलंपिया में वो आए और उस टाइटल को जीतने में कामयाब रहे। 97 में डोरिन की फिर से बाइसेप इंजरी हो गई थी, साथ ही साथ उनका ट्राइसेप टेंडन ऑलमोस्ट उखड़ गया था, उनके ट्राइसेप्स लटके हुए थे और ऑलमोस्ट अलग हो चुके थे। तब भी डोरिन येट्स ने 97 के ओलंपिया में कम्पीट करा और उसको जीतने में कामयाब रहे। अब वो कंट्रोवर्शियल था, वो चीज़ अलग है, लेकिन डोरिन ने कम्पीट तो करा। बात करते हैं केविन लेब्रोनी की। 93 में केविन की पैक्टियर हो गया था, कितना ज़्यादा मेजर उनका पैक्टियर हो गया था जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री मान के बैठी थी बॉडी बिल्डिंग की कि केविन का करियर तो ओवर हो चुका है। तो उसके बावजूद केविन ने वापस कमबैक करा और 94 में आर्नोल्ड क्लासिक को भी जीता। 94 के अंदर फ्लेक्स व्हीलर का कार एक्सीडेंट हो गया था, इतना खतरनाक कार एक्सीडेंट था कि वो हमेशा के लिए पैरालिसिस में जा सकते थे। और उसके बाद वापस फ्लेक्स व्हीलर ने कमबैक करा बहुत ही कम टाइम में, 95 में वापस आए वो और आयरन मैन प्रो शो में जीते। साथ ही साथ आर्नोल्ड क्लासिक में भी कम्पीट करा, उसमें भी सेकंड टाइम मिस्टर ओलंपिया में भी कम्पीट करा। तो पहले के बॉडी बिल्डर्स बहुत जल्दी से रिकवरी कर लिया करते थे और कमबैक कर लिया करते थे। आजकल क्या है कि आजकल अगर इंजरी हो जाती है किसी बॉडी बिल्डर की तो 2-3 साल वैसे ही लग जाते हैं। और ये है कि अगर मान लीजिए एक बार इंजरी हो गई तो फिर से वो वाली बात नहीं आ पाती आजकल के बॉडी बिल्डर्स में। तो इस चीज़ में मैं पॉइंट देना चाहूँगा, पहले के बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा टफ होते थे। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले के बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करते थे। और सीरियसली डोरिन येट्स को आप देख लीजिए, रोनी कोलमैन को आप देख लीजिए, पुराने किसी बॉडी बिल्डर को देख लीजिए, केविन लेब्रोनी को आप देख लीजिए, या और कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आए हैं, सारे के सारे हार्ड वर्किंग हुआ करते थे। फ्लेक्स व्हीलर बताते हैं कि हम लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करा करते थे अपनी बॉडी की लुक को एनहेंस करने के लिए, जबकि आजकल के बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं मसल ग्रो करने के लिए। तो मेहनत से ये लोग अपनी मसल ग्रो करते थे, डाइट वगैरह अच्छी लेते थे, ट्रेनिंग हार्ड करते थे। बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ करता था पहले। आजकल तो क्या है कि बॉडी अगर बनानी है तो पहले स्टेरॉइड्स चाहिए, बाद में और किसी चीज़ का ख्याल आता है। और यही कुछ कॉमन थिंकिंग है आजकल के यूथ की। आजकल के बच्चे जब भी जिम में जाते हैं तो डाइट क्या है, सप्लीमेंट क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ये सब तो बात की बात है, पहले स्टेरॉइड कौन सा लेना है ये बताओ। तो ये आजकल काफ़ी फ़र्क आ गया बॉडी बिल्डिंग में और कम से कम टाइम में आजकल ज़्यादातर लोग ग्रोथ चाहते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ चाहते हैं और इस वजह से गट बाहर निकल आता है आजकल के बॉडी बिल्डर्स का। पहले के बॉडी बिल्डर्स अपनी फिजिक को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगाते थे, अच्छे खासे टाइम में वो लोग ग्रो करा करते थे। आजकल कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है बॉडी बिल्डर्स में, जैसे कि डैलस मकारवर एकदम से 300 LBS के भी पार चले गए। रोली विंकलर की भी काफ़ी अच्छी फिजिक ग्रो हुई है, उसके साथ में उनका पेट भी ग्रो हो जाता है। और पहले क्या था, बहुत स्लोली रोनी कोलमैन ने कितना लंबा स्ट्रगल करा है, उसके बाद में जाकर 98 में जाकर वो मिस्टर ओलंपिया बनी है। फ्लेक्स व्हीलर पता नहीं कब से स्ट्रगल कर रहे थे, 15-20 साल उन्होंने लगातार अपनी फिजिक को ही ग्रो करते रहे वो। तो पहले लंबा टाइम लगता था। बॉडी बिल्डिंग वैसे भी स्लो प्रोसेस होता है, आजकल क्या है कम से कम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ बॉडी बिल्डर्स चाहते हैं और इसीलिए पेट भी बाहर निकल आता है। तो ये बात है कि पहले के बॉडी बिल्डर ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते थे। रोनी कोलमैन ये कहते हैं कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स को देखकर लगता है कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स इतना ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करते हैं, हार्ड डाइट फॉलो नहीं करते हैं और कुछ को देखकर तो ये लगता है कि कभी इन्होंने वर्कआउट ही नहीं किया। तो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आजकल के बॉडी बिल्डर्स के ऊपर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये आजकल लेवल हो गया है बॉडी बिल्डिंग का। तो दोस्तों यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे मेंशन करने थे इस वीडियो में, और अगर मैंने कुछ गलत मेंशन करा हो सकता है मेरे कुछ ऐसे ओपिनियन है जो आप लोगों को पसंद ना आए हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यही था इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और जहाँ तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।